हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जीबीटी टीजीटी कमीशन 2025-26 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपीआरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम मेनली पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और लास्ट में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? By whom was the Constitution of India adopted? भारत का संविधान का निर्माण किसने किया था? भारत के संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करवाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा ही अंगीकृत किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था या फिर अपनाया गया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना और 395 आर्टिकल्स, ओके, और 8 अनुसूचियां थी। ओके, 8 जो है शेड्यूल थे, अनुसूचियां थी, जो मूल संविधान था। ओके, अनुसूचियां थी। बाद में संविधान को लागू कब किया गया? 26 नवंबर के बाद अगले महीने, यानी अगला जो 26 जनवरी आया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। 26 जनवरी ही इसमें क्यों चुना, 26 नवंबर को ही क्यों नहीं कर दिया गया वो लागू पूरी तरह से? तो इसके पीछे कारण है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जो संकल्प पारित हुआ था 1930 में, जो रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस मनाना शुरू किया गया था, तो उसके कारण यहाँ पे 26 जनवरी चुना गया, 26 जनवरी 1950 को। ओके, वेट किया गया यहाँ पे एक महीने का। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी, ओके, पूछा लिया था, सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे, जिसके अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। कई बार पूछ सकता है कि कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? विच इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया? तो ये अथॉरिटी है इंडियन पार्लियामेंट के पास, ओके, भारतीय संसद के पास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 1, 2, 3 ये बाउंड्री से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली आर्टिकल 3 की बात हो रही है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 3 है, संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, उसमें कहा गया है कि संसद को ये अथॉरिटी है आर्टिकल 3 के तहत कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को वो बड़ा कर सकती है। कोई भी स्टेट है उसकी बाउंड्री को वो बड़ा कर सकती है। देखिए, ठीक है, बड़ा कर सकती है। या किसी कोई राज्य है उसके क्षेत्र को वो छोटा कर सकती है। ओके, या फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं को बदल सकती है किसी राज्य की। ओके, या फिर किसी राज्य के नेम को चेंज कर सकती है पार्लियामेंट। ओके, नेम को बदल सकती है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है, बाउंड्री को छोटा कर सकती है, बाउंड्री को बड़ा कर सकती है। आर्टिकल 3 में ये प्रावधान किए गए हैं। ये जितने भी परिवर्तन होंगे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही ये संसद में पास किए जाएंगे। ओके, इसी के संबंधित जो हमारा संविधान का जो 100th, ओके, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, जिसमें बांग्लादेश के साथ हमने भूमि का स्थानांतरण किया था। ओके, बांग्लादेश के साथ भूमि की अदला बदली की थी, वही चिकन नेक के पास। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है भारतीय संविधान? दोहरी नागरिकता? बिल्कुल नहीं। एकल नागरिकता? बिल्कुल करेक्ट है। ए बी दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन बी, ए बी करेक्ट होगा इसमें, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिटीजनशिप किस आर्टिकल से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक भारत के संविधान के भाग 2 में बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में। जैसे इंग्लैंड में है एकल नागरिकता है। अब कई देशों में दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन देशों में दोहरी नागरिकता है। जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है।
स्विट्जरलैंड है, ओके, स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। तो इन देशों में दोहरी नागरिकता है, यानी जो स्टेट है वहाँ पे अलग नागरिकता होगी, और जो पूरा देश है जैसे यूएस है तो उस देश की अलग नागरिकता होगी और स्टेट की अलग नागरिकता होगी। तो दोहरी नागरिकता होती है एक ही व्यक्ति के पास। यूएसए का अगर कोई व्यक्ति, जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, जैसे भारत में स्टेट्स हैं, वैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, ओके, 50 राज्य हैं। तो अगर कोई यूएसए का एक राज्य का नागरिक अगर दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो उसको दूसरी राज्य की नागरिकता लेनी होगी। इस प्रकार से अलग अलग नागरिकता है, ओके। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हम हिमाचल में रहें या उत्तराखंड में रहें या फिर पंजाब में रहें, हरियाणा में रहें, नागरिकता हमारी एक ही है, भारतीय नागरिकता, ओके। पासपोर्ट हमारा एक ही रहेगा। आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल है, न्याय संगत है। जस्टिसिएबल मतलब न्याय संगत, तो ये बिल्कुल न्याय संगत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का, उसके मौलिक अधिकारों का अगर उसको लगता है कि हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अंडर आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह से डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 50 तक है। ये जस्टिसिएबल नहीं है, ओके। डीपीएसपी जो है ये जस्टिसिएबल नहीं है। कई बार पूछ लेता है कि डीपीएसपी जस्टिसिएबल है, न्यायसंगत है, तो ये न्यायसंगत नहीं है। डीपीएसपी, भारतीय संविधान में एक डायरेक्शन दी गई है कानून बनाने वालों को कि जब भी कानून बनाएं तो इन डीपीएसपीज को ध्यान में रखें, इनको ध्यान में रखकर ही कानून बनाए जाएं, ओके। यहाँ पे करेक्शन कर लें, आर्टिकल 36 से 51 तक है डीपीएसपी। और फिर 51 ए में क्या आता है? 51 ए में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान में लिया गया है यूएसएसआर से, ओके, रशिया से। और ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किसके संविधान से इनको लिया गया है? तो ये लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, ओके, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। और ये संविधान के पार्ट 3 में आते हैं, ओके। संविधान के भाग 3 में, भाग 2 में क्या था? भाग 2 में थी नागरिकता, ओके, सिटीजनशिप, और भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, और भाग 4 में आ गए हमारे डीपीएसपी, पार्ट 4 में आ गए डीपीएसपी, ओके। और भाग 4A में, भाग 4A में आ गए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। जब संविधान बना था तब मूल संविधान में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो थे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ओके। फंडामेंटल राइट्स 7 थे, जिनमें से एक था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था उसको बाद में समाप्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट में से, ओके। इसको हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया 44वें संविधान संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। मूल अधिकारों की में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अब डाला गया है भाग संविधान के भाग 12 में, पार्ट 12 में, यानी कि जो आर्टिकल है आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में जो संपत्ति का अधिकार है उसे डाला गया है। अब ये एक कानूनी अधिकार है, यानी अब ये लीगल राइट है हमारा, ओके, लीगल राइट बन गया है। पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट है, या फिर इसे आप संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, ओके। ये एक संवैधानिक अधिकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, या फिर लीगल राइट है। और एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा और हृदय कौन सा आर्टिकल है, संविधान की आत्मा, हार्ट एंड सोल, ओके, आत्मा और हृदय, तो यह है आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर्स, या नन ऑफ दिस। भारतीय संविधान कैसा है, बहुत कठोर है या बहुत ही लचीला है, इसमें बहुत लूप होल है, या फिर कुछ मामलों में कठोर है या कुछ मामलों में लचीला है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे भारतीय संविधान जो है वो लचीला भी है और कठोर भी है, तो यानी कि कुछ मामलों में बहुत कठोर है और कुछ मामलों में थोड़ा लचीला भी है संविधान हमारा। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है। जो वित्त आयोग है वो प्रत्येक 5 साल के बाद निर्मित होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। वर्तमान में एट प्रेजेंट कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो 16th फाइनेंस कमीशन। ओके, 16th फाइनेंस कमीशन। और कौन है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, डॉक्टर अरविंद पंगरिया जी। ओके, डॉक्टर अरविंद पंगरिया, मैंने शॉर्टकट में लिखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है। What does the executive of the Union of India consist of? कार्यपालिका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर के अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सभी से मिलकर बनी होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होता है, ओके, एग्जीक्यूटिव में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इन सभी को मिलकर। अगर कार्यपालिका में अगर प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है, अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, अपना इस्तीफा देता है, तो जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। ओके, विघटित हो जाती है। प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्यागपत्र दे देता है, रिजाइन दे देता है, तो मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिकली विघटित हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। ओके, किसका प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब ऑन व्हाट ग्राउंड, तो फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रोसेस से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के पद से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इम्पीचमेंट महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल 61 में है इम्पीचमेंट। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे, आपको पता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा तो होता नहीं है। ओके, हम पब्लिक तो वोट डालती नहीं है। अब राष्ट्रपति के जब इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके दोनों सदनों की, ओके, दोनों सदनों के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, ओके, निर्वाचित, अब कुछ राज्यसभा में मनोनीत भी हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके इलेक्शन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ओके, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, 35 ईयर्स, 35 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है, त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ओके, उपराष्ट्रपति को। और शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ओके, और शपथ लेनी पड़ती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भारत के प्रेसिडेंट के सामने, ओके, राष्ट्रपति के सामने।
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं, ओके 33 जजेस हैं और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो टोटल मिला के बनते हैं 34 जजेस, ओके। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 जजेस, 34 है टोटल संख्या। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी रिटायरमेंट एज क्या है, ओके। रिटायरमेंट एज है इनकी 65 ईयर्स, 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं, ओके 65 ईयर्स। और इसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो है 62 ईयर्स, ओके 3 सालों का गैप है। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और जो चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर मोर देन वन स्टेट? क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। हाँ, केंद्र में जो काम प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का होता है, वही काम स्टेट में गवर्नर का होता है, ओके राज्यपाल का होता है। अब गवर्नर एक या एक से अधिक राज्यों का गवर्नर के रूप में काम कर सकता है। गवर्नर जो है वो किसी भी राज्य का, जिस राज्य का वो गवर्नर है उस राज्य का वो कार्यकारी प्रमुख होता है, किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख, ओके कार्यकारी प्रमुख होता है, या फिर संवैधानिक मुखिया, ओके संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। पहले जो है ना, जो गवर्नर है वो एक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर हुआ करता था, लेकिन फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया भारत सरकार ने। भारत सरकार ने संविधान में संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन था वो? सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 लाया फिर भारत सरकार ने, जिसके अनुसार एक व्यक्ति दो या फिर दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ओके उसको नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति की कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ओके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट, ओके प्रेसिडेंट राज्यपाल को हटा भी सकता है और नियुक्त भी कर सकता है, ओके। अब ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे गवर्नर का भारत में, वो कनाडा से लिया गया है, ओके कनाडा में भी सेम यही प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट गवर्नर की नियुक्ति करता है, ओके सेम प्रोसेस है कनाडा। तो ये प्रोसेस हमने कनाडा से लिया है। प्रेसिडेंट बनने के लिए भी एज 35 ईयर चाहिए और गवर्नर बनने के लिए भी कम से कम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है जिस राज्य में वो शपथ ले रहा है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ओके हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जैसे हिमाचल में कोई राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है तो हिमाचल का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को नियुक्ति की शपथ दिलाएंगे। और अगर राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र वो किसको देगा? फिर त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को ही देगा डायरेक्ट, ओके राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा वो अगर त्यागपत्र देना चाहे, राष्ट्रपति को संबोधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अकेला नहीं करता है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति अकेला नियुक्ति नहीं कर सकता है। अच्छा यहाँ पे प्रधानमंत्री दिया है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति अकेला नियुक्ति नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है, ओके भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श लेता है, सलाह लेता है, ओके तो ओवरऑल डिसीजन यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति रहता है, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी है? पहले भी डिस्कस किया, 62 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? यूनियन टेरिटरी को चलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, ओके भारत के राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित एडमिनिस्ट्रेशन
को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। ओके, जिसे उप राज्यपाल कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, लेकिन वो राष्ट्रपति के अधीन काम करता है, इसलिए राष्ट्रपति इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे चीफ कमिश्नर भी कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन की जगह पे अब कौन सा आयोग आया है? ओके, कौन सा आयोग आया है ना, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकेम गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? तो यहाँ पे अगर देखें तो सरोजिनी नायडू गवर्नर रही उत्तर प्रदेश की, यूपी की सरोजिनी नायडू के 1947 टू 1949 तक सरोजिनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित भी गवर्नर रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित गवर्नर रही है महाराष्ट्र की। ओके, महाराष्ट्र की गवर्नर। यहाँ पे ये जो राजकुमारी अमृत कौर दिया है, ये फर्स्ट इंडिया की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी। ओके, फर्स्ट विमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी ये। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी इनको? इनको मिली थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, राजकुमारी अमृत कौर। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, उसकी अवधि 6 वर्ष है, एक स्थायी निकाय है, इसकी अवधि 4 वर्ष है, या इसकी अवधि 5 वर्ष है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये एक परमानेंट बॉडी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक परमानेंट बॉडी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एम करते हैं 90 लाइक्स के लिए। ओके, अगर एक दिन में इसमें 90 लाइक्स हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो लिखिएगा, क्या क्या इसमें सुधार आप और ऐड करना चाहते हैं कि नई चीज़ें और ऐड हो, तो अपना फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, फॉलो आप कर सकते हैं हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। पहली कमेंट जब आप ओपन करेंगे आपको लिंक मिल जाएंगे इन तीनों के, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे वहाँ भी इनके लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप और भी ऐसी वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ फॉलो जरूर करें, हमारे साथ आप जुड़े हैं। ओके, अगर आपने यहाँ पे हमें फॉलो नहीं किया।